आप कह रहे हो कल के बारे में बता रही थी, कोई डेथ हुई? हाँ जी, कल एक्सपायर हुए हमारे लोग। कौन, नाम पता है, कहाँ से आए थे, कुछ पता है? बताओ। सारा आपको सीसीटीवी में मिल जाएगा। नहीं, सारा आपको प्रूफ देंगे सर, पूरा प्रूफ। नाम बता कुछ। एक मिनट, सारा प्रूफ आपको मिलेगा और आपको मीडिया ही आपको प्रूफ देगी, क्योंकि हमारी अच्छा, मैंने सुना नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक सुना नहीं है। और जो आपको जो भी आप बता रहे हैं जिनको लगी है, उनसे पूछो उन्होंने किया क्या। मैं आपको स्पेलिंग भी दिखा देती हूँ। नहीं, वो डेथ वाली पूछ रहा हूँ। मुझे केवल ये बताओ, जो सीजेपी के लोग हैं जिनमें डेथ हुई है, आप बोल रहे हो, और एक और चीज उनका पूछ रहा हूँ। हाँ, वो कौन है, नाम पता है? एक्सपायर, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि 2 लोगों की डेथ हुई है कल? और आपको डिटेल्स 12 साल की बच्ची की है और एक बूढ़ी आंटी की है, और पूरी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी सीजीपी। और भैया का भी पता नहीं है। आपका क्या नाम है? सरदार पारिक, जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हो। 2 लोगों की कल आप बोल रहे हो डेथ हुई है? तो ये जैसे एक 12 साल की बच्ची है जो सिर पर डंडा पड़ा, और एक बूढ़ी आंटी की है, और एक बंदी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में, ठीक है, उसके यहाँ पे मारा गया है। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम पता? सारा आपको मिल जाएगा। जहाँ मिलेगा वहाँ जाके। चलिए आप आइए, हमारे वॉलंटियर को सब कुछ पता है। हाँ, कॉकरोच पार्टी के लोग ये फैला रहे थे कल के यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उस लाठीचार्ज में 2 छात्र मारे गए हैं, एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है लगातार व्हाट्सएप चैनल पर, ये जो व्हाट्सएप है कॉकरोच पार्टी के, उस ग्रुप में फैलाया जा रहा है, और लगातार इस झूठ को फैलाने का मकसद क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे सीधा सीधा मकसद दिखाई देता है कि दंगा फसाद फैल जाए, पुलिस के खिलाफ एक आक्रोश फैल जाए, और ये पुलिस के खिलाफ सुनियोजित लोगों को भड़काने का षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कहीं छात्रों के बीच में बैठे हुए लोग लगातार इस बात को फैला रहे हैं कि पुलिस की लाठी से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 छात्रों की मौत हो गई, तो समझिए पूरे देश में गुस्सा फैलेगा। और आज आप देख रहे हैं कल लाठीचार्ज के बाद, उसके बाद भी जिस तरह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, चारों तरफ से जो भीड़ जुट रही है, वो इसी बात का प्रतीक है। इन्हीं जो झूठे मैसेज फैलाए जा रहे हैं, संदेश फैलाए जा रहे हैं, जबकि मैं मौजूद हूं इस समय संसद मार्ग थाने पर, और ये देश की राजधानी है, यहाँ कोई झूठ चलता नहीं है। किसी मीडिया चैनल पर यह बात नहीं दिखाई गई है, जिम्मेदार चैनल पर, कि कोई छात्र की मृत्यु हुई है। मैं इस समय संसद मार्ग थाने के सामने खड़ा हूँ, और ये संसद मार्ग थाना वही है जिसके क्षेत्र में ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, और इस थाने में यहाँ FIR दर्ज हुई है, जो कल अराजकता सड़कों पे हुई, दंगा करने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पे हमले हुए, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ दी गई, कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और यहाँ नेताओं का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ छात्रों को डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, तो उनको हम छुड़वाने के लिए कहाँ हैं, कैसे हैं। केवल एक FIR की गई है, और वो FIR जनरल है। सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, किन लोगों ने पथराव किया, किन लोगों ने गाड़ियों को तोड़ा, किन्होंने पुलिसकर्मियों पे हमले किए। एक जनरल FIR है, अभी जांच चल रही है, नाम किसी का नहीं है, और यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है पूरी तरह से। हमने देखा जंतर मंतर पर भी, कल मैं खुद मौजूद था जब मेरे सामने वहाँ पुलिसकर्मियों पे हमले हुए, और पुलिसकर्मियों पे ऊपर जो हमले हो रहे थे उस समय ये कोशिश की गई कि एक इसको नैरेटिव बनाया जाए, और इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि पुलिस जो है अत्याचार कर रही है, जबकि मैं वहाँ खुद मौजूद था। रेलिंग तोड़ते हुए लोग संसद पर चढ़ाई करने की बात कर रहे थे, संसद को तोड़ने की बात कर रहे थे, और पुलिस ने जो धैर्य दिखाया है उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है कि दिल्ली पुलिस का जो धैर्य है वाकई में अगर वो खो जाता तो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मेरे सामने ही पुलिसकर्मियों के ऊपर पानी की भरी हुई बोतलें मारी गई, पत्थर मारे गए, और पुलिसकर्मी घायल हो रहे थे, लेकिन किसी के ऊपर डंडा नहीं चलाने के आदेश थे। और इसीलिए ये 118 जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो केवल इसी लिए घायल हुए क्योंकि उनको कोई आदेश नहीं था। लेकिन जब ये भीड़ थी उग्र हो गई, और पथराव के साथ साथ गाड़ियों पे हमले होने लगे, गाड़ियां तोड़ी जाने लगी, और संसद में घुसने की कोशिश में लास्ट बैरियर जो संसद के पास था, जब उसको लांघने की कोशिश हुई तो पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्या इस देश में कानून है, और धारा 163 यानी कि BNS की धारा 163 लागू थी। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही थी सड़क पर, बाकायदा आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से। यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये बॉक्स लगा हुआ है, इस तरह के पूरे रास्ते में वहाँ भी लगाए गए थे बैरियर के पास, और उससे लगातार पुलिस अनाउंस कर रही थी कि यहाँ जो है आप
अंदर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है और किसी तरह का आप ये उग्र प्रदर्शन ना करें, रास्ता खाली कर दें। लेकिन वहाँ कुछ नेता ऐसे हमने देखे जो उस भीड़ को उकसा रहे थे। योगेंद्र यादव मैंने देखे कि वो योगेंद्र यादव वहाँ जंतर मंतर के पास सीधे उठकर आए और उन्होंने वहाँ से एक वीडियो भी बनाई और उन्होंने कहा कि देखिए आज का दिन संसद जाने वाले सारे रास्ते घेरे हुए हैं युवाओं ने और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं एक पूरा इस सारे मामले में जो चीज़ देखने को आई है कि पूरा सुनियोजित तरीके से पुलिस को बदनाम करना, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है, कहीं ना कहीं उनको एक टारगेट करने का मौका मिल रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से इस देश में नैरेटिव बनाया गया पेट्रोल को लेकर के साहब पेट्रोल में पानी मिलाया जा रहा है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा नीति और इसी तरह अब अमित शाह बार बार निशाने पर रहते हैं। अमित शाह आप जानते हैं देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा भी हैं। उनको टारगेट करने के लिए पुलिस पर हमला हमने देखा है। किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा कि किस तरह से पुलिस के ऊपर लाल किले में तिरंगे की रक्षा करने के समय उनके ऊपर हमले हुए, खाइयों में उनको धकेल दिया गया। 300 पुलिसकर्मी उस समय घायल हुए थे और उस समय भी पुलिस ने बहुत धैर्य दिखाया था। आमतौर पर पुलिसकर्मी उस तरह के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं कि वो मार खाएं, क्योंकि पुलिस में अगर भर्ती हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हुए हैं, अपराधियों को सबक सिखाने के लिए हुए हैं, दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए वो भर्ती हुए हैं। उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की शायद ट्रेनिंग एक धैर्य उनको साथ में पढ़ाया जाता है। देश की राजधानी है, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं और इसीलिए शायद दिल्ली पुलिस का जो धैर्य है उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है और होनी भी चाहिए। भले ही मैंने लगाते हुए मेरे ऊपर कल हमला हुआ, मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया, मेरा जो स्टिक है वो सेल्फी स्टिक छीन लिया और मुझे कहा गया कि आप जो है पुलिस का फेवर कर रहे हो, पुलिस की ही बात दिखा रहे हो, जबकि छात्रों को घायल किया गया है। मैं ये कहूँगा कि यदि छात्रों के वेश में कोई दंगाई, कोई गुंडा, कोई बदमाश अगर कोई आ रहा है तो पुलिस कैसे पहचानेगी कि ये कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है या ये कोई चैन स्नैचर है या मोबाइल चोर है। पुलिस के पास कोई तरीका ऐसा नहीं है कि दूर से देख के पहचान ले। ऐसी कोई आज तक मशीन नहीं बनी कि वो स्कैन कर ले। और इसलिए वो जो कहावत है, मैं मानता हूँ छात्रों को ज़रूर चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन एक कहावत तो यही है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है और इसलिए हो सकता है कुछ छात्रों को इसलिए चोट आई हो। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जो पथराव करने वाले लोग थे अगर वो कॉकरोच पार्टी के थे तो फिर ये सवाल उठता है कि अभिजीत दिपके लगातार ये कह रहे थे कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो वो हिंसा में कैसे बदला? अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन की तैयारी थी तो क्या इन्होंने किसी को ये कहा कि कोई पत्थर नहीं चलाएगा? पुलिस अगर लाठी भी चलाएगी तो आप बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन कर रहे थे, आप मार्च उस दिशा में कर रहे थे जहां देश की संसद चल रही है। किसी को ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये पुलिस का काम है और अगर उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मैं पत्रकारिता क्षेत्र में हूं और पत्रकार हूं, यदि पुलिस मेरे को भी किसी केस में रोकेगी कि आपको यहां से आगे नहीं जाना, हम वहां से रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि पुलिस को पता है कि उसे क्या करना है, कि वो व्यक्ति कैसा है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि ऑन ड्यूटी वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिसकर्मी या सैनिक पर, अर्धसैनिक बल पर अगर कोई हमला करने की नीयत रख रहा है तो उसकी सोच पता लगती है। शायद ट्रेनिंग में गलती है, शायद उनको जो नेता हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा। लेकिन मैं कल से एक चीज़ और देख रहा हूँ जो बहुत भयंकर भी है कि कई मीडिया अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, दो बड़े अखबार आज मैं सुबह देख रहा था, देख करके एक बात का दुख हुआ कि दोनों अखबारों में एक तरफा न्यूज़ चलाई गई, एक तरफा फोटोएं डाली गई। उसमें ऐसा दिखाया गया जैसे कि पुलिस बर्बर जो है छात्रों के ऊपर हमला कर रही है, वही फोटोएं डाली गई छात्रों के पिटते हुए की, और ऐसी कोई फ़ोटो उसमें नहीं डाली गई जिसमें ये दिखाई दे कि ये जो छात्र के रूप में गुंडे आए थे यहाँ दिल्ली में अराजकता फैलाने, वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। एक दो इक्का दुक्का फ़ोटो डाली है, लेकिन नैरेटिव गढ़ने के लिए कम से कम मैं समझता हूँ 250 से 300 यूट्यूब चैनल जो पंजाब से आए, जो यूपी के अलग अलग एरिया से आए, वो इस तरह का नैरेटिव गढ़ने में लग रहे थे। और मेरे भी कैमरे में मैंने कैद किया है, यहाँ कॉकरोच पार्टी के लोग ये फैला रहे थे कल कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में 2 छात्र मारे गए हैं, एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है।
ये जो झूठ फैलाया जा रहा है लगातार व्हाट्सएप चैनल पर, ये जो व्हाट्सएप है कॉकरोच पार्टी के उस ग्रुप में फैलाया जा रहा है, और लगातार इस झूठ को फैलाने का मकसद क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे सीधा सीधा मकसद दिखाई देता है कि दंगा फसाद फैल जाए, पुलिस के खिलाफ एक आक्रोश फैल जाए, और ये पुलिस के खिलाफ सुनियोजित लोगों को भड़काने का षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कहीं छात्रों के बीच में बैठे हुए लोग लगातार इस बात को फैला रहे हैं कि पुलिस की लाठी से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 छात्रों की मौत हो गई, तो समझिए पूरे देश में गुस्सा फैलेगा। और आज आप देख रहे हैं कल लाठीचार्ज के बाद, उसके बाद भी जिस तरह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, चारों तरफ से जो भीड़ जुट रही है, वो इसी बात का प्रतीक है। इन्हीं जो झूठे मैसेज फैलाए जा रहे हैं, संदेश फैलाए जा रहे हैं, जबकि मैं मौजूद हूं इस समय संसद मार्ग थाने पर, और ये देश की राजधानी है, यहाँ कोई झूठ चलता नहीं है। किसी मीडिया चैनल पर यह बात नहीं दिखाई गई है, जिम्मेदार चैनल पर, कि कोई छात्र की मृत्यु हुई है। ये झूठा जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दिल्ली पुलिस ऐसे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को तलाशने में लगी है और उनके खिलाफ जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं लगातार, अगर कोई आपके पास इस तरह की कोई वीडियो या संदेश आता है कि दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज में किन्हीं छात्र की मौत हुई है, निश्चित रूप से उस वीडियो को, संदेश को आगे फॉरवर्ड ना करें। आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फॉरवर्ड करना भी एक अपराध है, और उसकी जानकारी आप हमें दें, हमारे चैनल को दें या दिल्ली पुलिस को दें टैग करके। अफवाह फैलाना एक अपराध है और ये अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए। जबकि दिल्ली पुलिस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से धैर्य रखते हुए, और वो पत्थरों को सहन कर रही थी, किस तरह से जो भीड़ है वो उनके खिलाफ गाली गलौच और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। कोई आम आदमी उस धैर्य को खो सकता है, खो ही देगा, लेकिन पुलिस होने के बावजूद, उनके पास डंडा होने के बावजूद उन्होंने वो लाठी तब तक नहीं चलाई जब तक ये जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं इन्होंने अपनी हदों को पार नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं जंतर मंतर पर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहाँ जैसा मैंने बताया, जैसे ही एंट्री करता हूँ तुरंत वहाँ नारे लगने शुरू हो जाते हैं, गोदी मीडिया वाले आ गए, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारा नाम कुछ भी रख लो, लेकिन हम सच दिखाने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी सेल्फी स्टिक छीन ली, कुछ भी कर लो, लेकिन ये न्यूज़ जो है, सच्चाई दिखाना, वो हर राष्ट्रभक्त का एक कर्तव्य है। जो देश से प्रेम करते हैं वो देश के तोड़ने वालों को कतई अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि इस सच को जो भी आपके जानकार हैं पूरे देश में फैलाएं, क्योंकि अफवाह जो फैल रही है वो हमारे देश की पुलिस को बदनाम करने के लिए, हमारे देश की सरकार को बदनाम करने के लिए जो फैलाई जा रही है, ये एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, जो थोड़े दिन में खुलासा होगा। लेकिन तब तक अगर कोई अफवाह इस तरह की फैलती है तो आपके भी परिवार में कोई पुलिसकर्मी होंगे, सोचिए कि अगर मेरे ही परिवार का कोई, मेरा भाई वहाँ पुलिस में उस समय होता जब पत्थर लग रहे थे, और उसके बाद भी उसे कहा जाए कि दोषी यही हैं, कैसा दिल पे आता है। और इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके पास कोई इस तरह की फेक न्यूज़ आती है, जानकारी आती है, तो आप हमें दें, हम सच्चाई पूरे देश में पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम। नया उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, 9.5 साल और बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन और विकास की एक ऐसी मिसाल जिसने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लंबी लाइनें बंद, दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल खत्म। याद है वो दौर जब प्रॉपर्टी खरीदना, रजिस्ट्री कराना और स्टैंप ड्यूटी भरना एक अंतहीन सरदर्द था। आज वही काम घर बैठे बस कुछ क्लिक्स में हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, शुल्क जमा कीजिए और तुरंत UIN के साथ अपना ई स्टैंप पाइए। पेपरलेस ई रजिस्ट्री के जरिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें, डिजिटल हस्ताक्षर करें और मिनटों में रजिस्ट्री पूरी। प्रॉपर्टी की सही वैल्यू और फीस का सटीक अनुमान भी अब सीधे आपकी स्क्रीन पर। भू आधार 100% सुरक्षित संपत्ति, फर्जी वाड़े पर लगा ताला।
उत्तर प्रदेश में आ गई है सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति, भू आधार, यानी आपकी संपत्ति की एक अनूठी और सुरक्षित पहचान। हर प्रॉपर्टी को इस यूनिक आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक क्लिक पर मालिकाना हक और पूरा इतिहास आपके सामने आ जाता है। सीएम योगी, उनकी सरकार अब इस धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है और रजिस्ट्री होते ही कई जिलों में ऑटोमेटिक नामांतरण भी शुरू हो गया है। समय की बचत, परेशानी का अंत। आधी आबादी को पूरा सम्मान, महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दी है खास सौगात। अब महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% से 2% तक की विशेष छूट मिल रही है। आज यूपी की महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने घर की मालिक बन रही है। न चक्कर, न भ्रष्टाचार, न देरी, सिर्फ एक क्लिक और पूरा काम। यही है योगी सरकार का अडिग वादा, क्योंकि जहां सुशासन है, विकास वही है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग अब सिर्फ एक शब्द नहीं, 25 करोड़ जनता की हकीकत बन चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। जब नेतृत्व में दूरदर्शिता हो, फैसलों में दृढ़ता हो और जब संकल्प हो हर युवा को अवसर देने का, तब इतिहास बदलता है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार लेकर आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। रोजगार, कौशल और उद्यमिता को एक मंच पर लाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। इस योजना का उद्देश्य है हर जिले में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक रोजगार एवं औद्योगिक जोन विकसित करना, जहां एक छत के नीचे मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री और सीधा रोजगार। यहां युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही सीधा रोजगार या स्वरोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सकें। प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। आने वाले सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की जरूरत को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एवं एम्प्लॉयमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। कुल 9 अलग अलग क्षेत्रीय जोनों में एक उत्कृष्ट केंद्र यानी हब और उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र यानी स्पॉक विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और करियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पॉक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और उद्यमिता सहयोग सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी।